नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट एमएचडी 3 का इकाई 3 गोदान में नारी चरित्र, इसी का दूसरा भाग देखेंगे। आज के इस वीडियो में गोदान में चित्रित मध्यवर्गीय नारी पात्र, जाति व्यवस्था और दलित नारी का उत्पीड़न और प्रेमचंद की दृष्टि में नारीत्व की अवधारणा, इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। एमएचडी 3 के इससे पहले के इकाई का भी वीडियोस अपलोड किया गया है। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा, साथ ही एमएचडी 3 का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं दे दूंगा, वहां से जाकर आप अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं एक एक पॉइंट को। तो पहले गोदान में चित्रित मध्यवर्गीय नारी पात्र। अगर मध्यवर्गीय नारी पात्र का बात करें तो मुख्य रूप से दो नारी पात्र सामने आता है। ठीक है, एक हो गया ये मालती, जो कि एक अविवाहित महिला है जिसको शादी के बंधन में कोई विश्वास नहीं है, वो स्वच्छंद रहना चाहती है। वो कहती है कि अगर पुरुषों के साथ रहना है तो दोस्त बन के रहना है, पत्नी बन के रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, तब तो हम उसका लौंडी बन के रह जाते हैं, गुलाम बन के रह जाते हैं। ठीक है, तो एक ये कैरेक्टर हो गया मालती, और दूसरा एक है गोविंदी, है ना, जो कि खन्ना की पत्नी है ना, जो मिस्टर खन्ना की पत्नी है, जो क्या है थोड़ा सा परंपरावादी है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच के द्वंद्व के रूप में इसको दिखाते हैं कि मालती एक दूसरे ही सोच की महिला है और गोविंदी एक दूसरे ही सोच की महिला है। ठीक है, तो जब प्रेमचंद इसका परिचय कराते हैं, पहला परिचय जब मालती का कराते हैं तो वो उनके बारे में वो लिखते हैं कि ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए हैं, जिसकी मुख छवि पर हंसी फूट पड़ती है, वही मिस मालती है। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हैं और अब प्रैक्टिस करती है। ताल्लुकेदार के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। गात कोमल अर्थात कोमलांगी, शरीर से कोमल, पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई है ना। चपलता अर्थात चतुरता, है ना, कूट कूट कर भरा हुआ है। झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, है ना, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकर, आमोद प्रमोद को जीवन का प्रमुख तत्व समझने वाली, है ना, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण, है ना। तो इस तरह का कैरेक्टर के बारे में कहा गया है मालती के बारे में, है ना। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन से, और जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव और मनोद्गार का कठोर निग्रह, है ना, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोभ सा हो गया है ना, ऐसा प्रेमचंद कहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक हो गया इसके बारे में परिचय मालती के बारे में। अगर देखा जाए गोविंदी के बारे में तो इसका परिचय क्या है, ठीक विपरीत है ना। इसके विपरीत उन्होंने खन्ना की पत्नी को बहुत आदर सम्मान से प्रस्तुत किया है ना। यही खन्ना की पत्नी ही है जिनका नाम क्या है, गोविंदी है। ठीक है, आरंभ से ही प्रेमचंद परंपरा और आधुनिकता, है ना, परंपरा का प्रतीक गोविंदी और आधुनिकता का प्रतीक मालती, है ना, भारतीय और पाश्चात्य सभ्यता का द्वंद्व खड़ा करना चाहते हैं, है ना। तो ये पाश्चात्य सभ्यता का सूचक हो गया मालती और भारतीय परंपरा का सूचक गोविंदी। गोविंदी को वे भारतीय नारी के आदर्श रूप में चित्रित करना चाहते थे। मेहता जैसे विचारशील पुरुष उसी को अपना आदर्श मानता है, परंतु उपन्यास के विकास क्रम में वो इस आदर्श की रक्षा नहीं कर पाती तथा मालती के प्रति लेखक के दृष्टिकोण में लगातार परिवर्तन होता है। उन्हें पहले में
लेखक मालती को बहुत अच्छा नहीं समझते थे ना, लेकिन जैसे जैसे उपन्यास बढ़ता है तो लेखक के दृष्टिकोण क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है मालती के प्रति। कथा के विकास क्रम में थोड़ी देर बाद ही वे लिखते हैं कि मालती बाहर से तितली है लेकिन भीतर से मधुमक्खी, मतलब आसानी से वो किसी के काबू में आने वाली नहीं है ना, ऐसा मानते हैं। और उपन्यास का अंत होते होते तो मेहता भी मालती के भक्त हो जाते हैं और लेखक उसी का आदर्शीकरण करने में लग जाते हैं, है ना। अर्थात सिचुएशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। मालती केवल रमणी नहीं है, वो माता है। वो एक ऐसी वैसी माता नहीं, सच्चे अर्थ में देवी और माता, और जीवन देने वाले जो पराये बालक को भी अपना समझ सकती है। जैसे उसने मातापन का सदैव संचय किया हो और आज दोनों हाथों से वो लुटा रही है, मतलब वो दूसरे बालक को भी अपना समझ सकती है ना, जबकि वो खुद ही क्या है, अविवाहित है, जिसका ना अपना तो बच्चा का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। ठीक है, तो ऐसे मालती खुद क्या है, अविवाहित है, और उपन्यास का अंत में भी वो इसी निश्चय पर ही कायम रहती है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से अधिक सुखकर है। और तो मालती को सारे शहर में बदनाम करने वाली गोविंदी भी एक दिन सोचती है कि वो बहुत अच्छा करती है जो ब्याह नहीं करती, अभी सब उसके गुलाम हैं, तब वो एक की लौंडी बनकर रह जाएगी अगर शादी कर लेती है ना, तो बहुत अच्छा कर रही है। समाज में 2-4 ऐसी ही स्त्रियां बनी रहें तो अच्छा, पुरुषों के कान तो गर्म करती रहें। ठीक है, ऐसा ना गोविंदी का भी क्या है, इसके बारे में विचार बदल जाता है ना। तो दरअसल प्रेमचंद के मन में प्रेम, विवाह, नारी स्वतंत्रता, परिवार, समाज आदि को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। एक चिंतक के रूप में वे किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए जब भी शहरी बुद्धिजीवी पात्र इकट्ठा होते तो ये सवाल उठा देते कि विवाह करना चाहिए या नहीं। ठीक है, अर्थात प्रेमचंद खुद समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा जीवन बेटर है, जो हमारा भारतीय संस्कृति को मानकर चलने वाला जीवन ये बेटर है या पाश्चात्य सभ्यता वाला जीवन बेटर है ना। तो कभी कभी प्रेमचंद खुद इस द्वंद्व में फंस जाते, और जब वो खुद फंस जाते तो फिर ये वो क्या कर देते, जो शहरी पात्र है उनका ही डिस्कशन का विषय बना के इसको छोड़ देते। लेकिन फिर भी जो भी हो, है ना, प्रेमचंद का जो विचारधारा है तो वो हमेशा से ही जो भारतीय परंपरा है ना, ये उसी को क्या मानते हैं, बेहतर मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 पात्र का मुख्य रूप से वर्णन है, एक मालती का और दूसरा गोविंदी का। गोविंदी का ज़्यादा डिटेल में वर्णन नहीं है, बस यही बताना है कि वो भारतीय परंपरा का पालन करने वाली स्त्री है, जो कि बाद में मालती के विचार से सहमत हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरा टॉपिक देख लें तो दूसरा टॉपिक है जाति व्यवस्था और दलित नारी का क्या उत्पीड़न। तो उस समय जबकि ये राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस समय दलित को सुधार करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, है ना। जैसे सावित्रीबाई फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, उसी तरह से ज्योतिबा फुले, है ना, एनी बेसेंट, ठीक है, महात्मा गांधी, सब लगे थे कि दलित सुधार किया जाए, है ना। उनका जो जीवन है, तो जीवन का जो स्थिति है उसको क्या किया जाए, परिवर्तित किया जाए। प्रेमचंद अपने कहानियों और उपन्यासों में दलित समस्याओं को ज्वलंत रूप से उठाए तो हैं, लेकिन उसका समाधान कहीं पर भी देने का प्रयास नहीं किए हैं, है ना। तो अगर ये गोदान उपन्यास का बात करें तो इसमें भी प्रेमचंद का उसी प्रकार के विचारधारा दिखाई देता है ना। उनका कोई भी दलित पात्र अपनी सामाजिक स्थिति के लिए जिम्मेदार धर्म, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था
और सवर्ण समाज को कोई प्रश्न नहीं करता। अर्थात ये हुआ कि वो जैसा है उसी परिस्थिति में क्या है, अपने आप को मना लिया है, उसी परिस्थिति में क्या है, अपने को खुश मानता है। हाँ, या फिर ये मानता है कि यही हमारे क्या है, नियति में है और इसी को हमको क्या है, झेलते चले जाना है। जिस स्थिति में वे जी रहे हैं वे उसे पूर्व जन्म के कर्म फल के रूप में ही स्वीकार कर चुपचाप अत्याचार और अन्याय को झेलते चले जाते हैं। यहाँ तक कि जब महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दलित समाज की अस्मिता और अस्तित्व की स्थापना के लिए चल रहे दलित मुक्ति आंदोलन का भी प्रेमचंद की रचना पर ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देता ना। तो प्रेमचंद का जो इसमें जो दलित एक चरित्र है सिलिया चमारिन है ना, तो सिलिया चमारिन का जो माता दीन के प्रति क्या है, समर्पण है या उसके प्रति क्या है, प्रेम है, वो कोई अलौकिक प्रेम नहीं है, एक विवशता है, विवंचना का परिणाम है ना। पिछले वीडियो में इस बारे में डिस्कस किया गया था ना कि जो माता दीन है वो क्या है, ब्राह्मण का, दाता दीन का बेटा है ना, और सिलिया ये दलित परिवार से है ना। दोनों साथ रहते हैं, शादी लेकिन नहीं किए हैं, है ना। जो माने माता दीन का टारगेट है वो सिर्फ क्या है, इसका शारीरिक शोषण करना ही एकमात्र उसका उद्देश्य है। साथ ही उसको इसी बहाने क्या होता है, फ्री में एक मजदूर भी मिल जा रहा है ना। लेकिन सिलिया फिर भी क्या है, इसी को अपना भाग्य समझकर उसी के भरोसे रहती है ना। तो परंपरागत मानसिकता का वो वहन कर रही है। उसके हिस्से में आया दर्द, अवहेलना, अपमान, अत्याचार को अपने भाग्य का ही हिस्सा मानती है। कहीं पर भी विद्रोही स्वर सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो माने इतना होने के बाद भी, उसके साथ इतना अत्याचार होने के बाद भी वो क्या नहीं करती है, विद्रोह नहीं करती है, आवाज़ नहीं करती है ना। माता दीन के खेत में रात दिन काम करने पर भी एक सेर अनाज तक उसे उठाने का हक नहीं है। केवल 2 वक्त की रोटी और साल भर में एक साड़ी देकर है ना, उसे बंधुआ मजदूर की तरह क्या रहने के लिए विवश किया गया था, है ना। माता दीन द्वारा सिलिया के साथ यौन संबंध स्थापित करके भी उसे एक मामूली मजदूरी ही मानना, यही तो पुरोहितवादी प्रवृत्ति का प्रदर्शन है। ठीक है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी सिलिया क्या नहीं करती है, ये सब का ज़्यादा विरोध नहीं करती है ना। उसे भी लगता है क्या कि ये सवर्णों का शायद क्या है, जन्मगत ही अधिकार है ना। तो माता दीन सिलिया के यौन शोषण को सवर्णों का अधिकार मानता है, जो कि क्या है, पूरा पूरा गलत है ना। सिलिया इस शोषण को चुपचाप सहते चली जाती है। उसमें विद्रोह की कोई कुलबुलाहट भी नज़र नहीं आती। अब भी उसके मन में माता दीन के प्रति स्नेह ही है। उनका धर्म लेकर इन्हें क्या मिला अब वो भी मुझसे ना पूछेगा, लेकिन पूछे ना पूछे रहूँगी तो मैं उसी के साथ, वो चाहे मुझे भूखा रखे चाहे मार डाले, पर उसका साथ नहीं छोड़ूंगी ना। माने इस तरह का क्या है, उसके मन में विचार था कि वो किसी भी हालत में उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, है ना। अपमानित होकर भी माता दीन का साथ न छोड़ने का दृढ़ निश्चय और बिरादरी परिवार जनों से दूर रहने का कोई गम न होना सिलिया के भीतर अस्तित्व और अस्मिता के प्रति सचेतनता की कमी को दिखाता है। अर्थात वो अपने हक के प्रति क्या नहीं है, सचेतन नहीं है ना। तो प्रेमचंद शोषण की जातिगत प्रवृत्तियों को बहुत प्रखरता से नहीं उभार सके हैं और गोदान में दलित चेतना का स्वर जिस प्रखरता से उभरना चाहिए था वो नहीं उभरा है ना। सिर्फ इन बातों का संकेत करके प्रेमचंद क्या किए हैं, इस टॉपिक को छोड़ दिए हैं। ठीक है, वैसा ही अब अगर लास्ट टॉपिक का बात करें तो ये है प्रेमचंद की दृष्टि में नारीत्व की अवधारणा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये गोदान जो है ये तो किसान समस्या पर आधारित एक रचना है ना। इसमें नारी पात्र भले ही आए हैं
लेकिन ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है ना। ये जो पितृसत्तात्मक समाज है उसी के अनुसार प्रेमचंद भी उसी तरह का विचार रखते हुए दिखाई देते हैं, है ना। देख लेते हैं प्रेमचंद के नज़र में क्या है नारीत्व की अवधारणा, है ना। तो दरअसल प्रेमचंद गोदान में इन पात्रों के द्वारा नारी के असली रूप को उद्घाटित करना चाहते हैं। उनकी सहानुभूति नारी के मातृत्व रूप के साथ है, उसी को महत्व देते हैं, रमणी रूप की अपेक्षा करते हैं। रमणी मतलब आप कह सकते हैं कि जिसका शादी नहीं हुआ है ना, वैसी लड़की है ना, तो उसके साथ कोई ज़्यादा सहानुभूति नहीं रखते हैं, है ना। जो मातृत्व रूप है उसी का ज़्यादा वो क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, है ना। जब ये रमणी रूप का क्या होता है, ज़्यादा कुछ चर्चा करना होता है, तब थोड़ा सा वे फंसते हुए नज़र आते हैं और किसी तरह से जल्दी जल्दी उस बात का चर्चा करके या जल्दी जल्दी उस बात से निपटा के जल्दी से क्या हो जाते हैं, जो माता वाला रूप है उसी में चले जाते हैं, है ना। समझते हैं क्या बोला जा रहा है। लेकिन प्रश्न ये आ रहा है कि क्या रमणी में माता का रूप नहीं होता? इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ कि वही रमणी ही तो आगे जाके क्या बनेगी, माता बनेगी। या फिर जो आज माता है क्या वो भी तो क्या थी, कभी रमणी थी। ठीक है, तो ऐसे कई विचार हैं जो उठते हैं, लेकिन प्रेमचंद के साहित्य में इसका जवाब नहीं है ना। साथ ही जो पाश्चात्य सभ्यता का भारतीय समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा है ना, उसे प्रेमचंद का किसान संदेह मिश्रित सराहना के भाव से देखता है। जैसे कि मालती का चरित्र है, तो उसको तो संदेह दृष्टि से बहुत ही देखा गया, नहीं नहीं ये तो सही नहीं है ना, ये तो अलग तरह का संस्कार है। लेकिन वही जैसे जैसे ये उपन्यास आगे बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि मालती का सराहना भी किया जाता है, यहाँ तक कि उसका जो घोर विरोधी गोविंदी वो भी लास्ट में उसका क्या होता है, माने उसको समर्थन करती है। तो इस तरह से क्या बताया गया, संदेह मिश्रित सराहना के भाव से देखते हैं ना। वे समाज में मालती के आगमन को चिंतित आंखों से देखते हैं और कुछ कुछ अनिश्चित और निर्णय उनके मन में बना रहता है कि पता नहीं क्या सही है क्या गलत है ना। ये भावना उनके मन में बना रहता है ना। दरअसल प्रेमचंद को गृहस्थ जीवन की जानकारी बहुत यथार्थपरक है ना। अर्थात जो सही फैक्ट है ना, वास्तववादी है, वो सोच उनका है गृहस्थ जीवन के प्रति, है ना। उसका ये बहुत बारीकी से, बहुत मूर्त तरीके से, सजीव रूप से क्या करते हैं, वर्णन करते भी हैं, है ना। इसीलिए धनिया, झुनिया, पुनिया, यहाँ तक कि नोहरी का वर्णन जितना यथार्थवादी है उतना ही वे युवतियों के वर्णन में कच्चे दिखाई देते हैं। विवाह पूर्व के प्रेम प्रकरणों, आकर्षण विकर्षण की स्थिति के वर्णन में वे निहायत सामान्य मनोवैज्ञानिक जानकारी से काम चलाते हैं ना। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर कहा जाए, गोबर झुनिया का जो प्रेम प्रसंग था, तो बोलता निहायत एकदम बेसुरा और हास्यास्पद स्तर तक अयथार्थवादी है। माने किसी तरह से उसको कह के किसी तरह से क्या करते हैं, वो निपटा के आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये प्रसंग सुने सुनाए तथा दूर से देखे तथा कल्पित होने के कारण रचनात्मक ऊष्मा से परिपूर्ण है ही नहीं। लेखक इन प्रकरणों को जल्दी जल्दी निपटाकर पीछा छुड़ाना चाहते हैं, है ना। कहे कि ये सब का वर्णन करने में प्रेमचंद का निपुणता नहीं है, इसीलिए इन प्रसंगों को वो ज़्यादा वर्णन नहीं करते हैं। उन्हें शायद ये लगता है कि आगे गंभीर मसला है, उसी पर बात अधिक होनी चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन जब वही युवती घर बसा लेती है ना, घर बसा लेती है, माता का रूप धारण कर लेती है, उसके बाद प्रेमचंद इसका बहुत अच्छे से वर्णन भी कर सकते हैं, उसका समर्थन भी करते हैं ना। वहाँ पे ये बहुत ही परिपक्व नज़र आते हैं। ठीक है, उन्होंने दो प्रकार के प्रेम की परिकल्पना की, है ना, और दोनों में विरोध भी खड़ा किया। एक प्रेम जो आकर्षण से उत्पन्न होता है, जिसके मूल में स्वार्थ सिद्धि का भाव रहता है ना। ये अस्थायी होता है और जल्दी नष्ट भी हो जाता है। सच्चा प्रेम सेवा से उत्पन्न होता है, जिसमें आत्म बलिदान का भाव रहता है। ये अंततः
श्रद्धा में परिणत हो जाता है और स्थायी होता है। और प्रेमचंद के नज़र में यही सच्चा प्रेम है ना। जैसे कि अगर उदाहरण लिया जाए तो ये हो गया होरी और धनिया, है ना। ये सब का जो प्रेम है ये क्या है, आदर्श प्रेम है ना। वैसे ही जैसे मेहता और मालती का संबंध है ना, ये प्रेमचंद को समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह का प्रेम है। हाँ, ये तो उसे लगता है कि बहुत ही जल्द नष्ट होने वाला है, इसे तो लगता है क्या है, ये अधूरा है ना। तो इस तरह से प्रेमचंद का नारी के बारे में अवधारणा था। ठीक है, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द इसी का अगला जो इकाई है अर्थात इकाई 4, इसका वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।